देश भर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज हस्तियों ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। दूसरी ओर महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में तड़के सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राइजिंग एट सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन का रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का डिजिटल ढांचा लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। यदि आप हमारे कैशलेस लेन देन यूपीआई को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में कैशलेस लेन देन कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि लोगों में इस तकनीक के प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे हैं और सभी हितधारकों के योगदान की सराहना की जाती है। भारत में चीतों को फिर से बसाने के इतिहास में दूसरा अध्याय आज यानी शनिवार को जुड़ गया। नाम्बिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाने के ठीक 5 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीते वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कूनो नेशनल पार्क में आज चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। मैं पीएम मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह उनका विजन है। कूनो में 12 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा, जिसके बाद चीतों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। बता दें कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम्बिया से लाए गए चीतों को कूना राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। कंबोज को इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही नॉर्थ मैसेडोनिया से जॉन इवानोस्की, डोमिनिक गणराज्य से कार्ला मारिया कार्टसे और लक्समबर्ग से थॉमस लैमर को 62वें सत्र का उपाध्यक्ष चुना गया। इससे पहले सामाजिक विकास आयोग ने अपने 61वें सत्र के अंतिम दिन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को 4 मसौदे प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजे थे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन में जुटे नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो बिहार में उधार के तेल से खुद के दिए को रोशन कर रहे हैं, वो क्या भारत को नया दिन दिखाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 17 साल तक बिहार का विकास नहीं हुआ और नीतीश 1 महीने से समाधान ढूंढ रहे हैं। इनके शासन से राज्य उबर नहीं पाया है और प्रधानमंत्री के लिए एकजुटता की तलाश कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए रविवार को तलब किया। सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी में सीबीआई मुख्यालय में सुबह 11 बजे तक जांच में शामिल होना होगा। बता दें, इससे पहले बुधवार को ब्यूरो ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में विजय नायर और अन्य संबंधित बातों को लेकर पूछताछ की थी। सीबीआई ने 8 फरवरी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता के पूर्व सीए बिचू बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया था। आज शिवरात्रि पर्व पर वेद पाठी हक हकुकधारी और रावल भीमाशंकर लिंग की उपस्थिति में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय कर दी गई है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:20 पर खुलेंगे। वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने हैं। अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद यहाँ भी यात्रा की तैयारियां तेज हो जाएंगी।
रूस से कच्चे तेल की खरीद की भारत की नीति पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। भारत अमेरिका का खास सहयोगी है और बना रहेगा। यह बात अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री जेफरी आर पायट ने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत G7 की नीतियों के अनुरूप ही कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की जो नीति है उससे अमेरिका को कोई कठिनाई नहीं है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के 1 वर्ष के दौरान रूस से भारत की तेल खरीद पर अमेरिका की ओर से पहली बार इतना स्पष्ट बयान आया है, क्योंकि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की अमेरिका और उसके सहयोग देशों ने बीते 1 वर्ष में हर संभव कोशिश की है। इसके तहत भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने के लिए भी दबाव बनाया गया, लेकिन अब अमेरिका ने भारत की नीति को लेकर कोई विरोधाभास न होने की बात कही है। पाकिस्तान के कराची पुलिस कार्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य लोग घायल हैं। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर पर प्रवक्ता मुर्तजा वहाब ने कहा कि घायलों में से एक की हालत गंभीर है और बाकी घायलों की हालत स्थिर है। दक्षिण क्षेत्र कराची के उप महानिरीक्षक इरफान बलूच ने मीडिया को बताया कि हमलावरों ने कराची के सदर इलाके के पास पुलिस कार्यालय पर गोलियां चलाई और हथगोले भी फेंके गए। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। सीरिया के होम्स में हुए आतंकी हमले में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। राज्य मीडिया ने इस हमले के लिए जिहादी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ISI को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही पालमायरा अस्पताल के निदेशक वालिद ऑडी ने कहा कि मारे गए लोगों में 46 नागरिक और 7 सैनिक शामिल हैं। महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली है। बैस को मुख्य स्थित राजभवन में बम्बई हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं बैस ने मराठी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। सितंबर 2019 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले कोश्यारी ने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था और वहीं अब बैस ने भगत सिंह कोश्यारी की जगह ली है। प्रतिबंधित संगठन PFI के ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार राजस्थान में 7 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। कोटा में 3, जबकि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और राजधानी जयपुर में कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने संदिग्धों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी ली है। NIA ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, एयरगन, धारदार हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वहीं मामले में आगे की जांच की जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में नशा तस्करों और BSF के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद BSF को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक से 20 पैकेट हेरोइन, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद हुए हैं। यह जानकारी BSF की ओर से शनिवार को दी गई है। उत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगी, जिससे नए उद्यमियों को कारोबार खड़ा करने के लिए आसानी से पैसा मिलेगा। सरकार ने नई स्टार्टअप नीति में 200 करोड़ का वेंचर फंड बनाने की व्यवस्था की है। साथ ही सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में सचिव उद्योग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उद्योग विभाग की 4 नई नीतियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि नई स्टार्टअप नीति में सरकार ने आगामी 5 वर्ष में 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही कहा कि नई नीति में सरकार की ओर से इंक्यूबेशन सेंटरों को बढ़ावा दिया जाएगा और बड़े संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से नए केंद्रों के लिए 1 करोड़ और विस्तारीकरण के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। देश में सारी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर अब पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। अब कॉल ड्रॉपिंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी टेलीकॉम कंपनियां अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों की डिटेल को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। साथ ही सभी टेलीकॉम कंपनियां किसी भी तरह के एडवाइजरी और कमर्शियल दूरसंचार पर पाबंदी लगाएंगी, जिससे कॉल ड्रॉपिंग की दिक्कत खत्म हो जाएगी।